हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी और हिंदी में चल रहा है क्रिया। क्रिया में हम लोग रचना के आधार पे दो क्रिया होती हैं, उन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया। एक सकर्मक, दूसरा क्या तो कहेंगे अकर्मक। अब आगे हम लोग क्रिया में आज पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद की। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद या प्रकार होते हैं वो कितने, तो कहेंगे 5। आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के कितने भेद या प्रकार होते हैं, तो उनसे बता दीजिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के भेद या प्रकार टोटल कितने, 5 होते हैं। कोई पूछे कौन कौन, तो उससे बता दीजिएगा। एक को बोलते हैं सहायक क्रिया, दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी क्रिया नाम बोधक क्रिया। तीसरी क्रिया को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे नाम बोधक क्रिया। और नाम बोधक क्रिया का ही दूसरा नाम क्या है, तो कहेंगे नाम धातु। नाम बोधक को ही कौन सा क्रिया बोलते हैं, तो कहेंगे नाम धातु क्रिया। तो ये दोनों एक ही क्रिया है, आप इसे अलग अलग मत समझिएगा। चौथे की बात करें तो चौथा जो पढ़ेंगे वो द्विकर्मक क्रिया है और पांचवा जो है वो संयुक्त क्रिया है। ये तो हो गए व्युत्पत्ति के आधार पे क्रिया के 5 भेद। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपसे कोई ये कहे कि इन 5 को ही खाली पढ़ना है कि इसके अलावा भी पढ़ना है, तो देखिए मेरे दोस्त, व्युत्पत्ति के आधार पे हमें 5 क्रिया तो पढ़नी है, जो हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। लेकिन 5 के अलावा भी एक छठा हमें पढ़ना है। वो कौन सी क्रिया है, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्यों? क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं मेरे दोस्त, चाहो या आप न चाहो। तो हम लोग टोटल पढ़ेंगे क्रिया कितनी, तो कहेंगे 6 पढ़ेंगे। एक अलग से पढ़ेंगे कौन सी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, फिर एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया, पहली क्रिया हम लोग पढ़ेंगे सहायक क्रिया। यहां पे देखिए क्या लिखा है, तो कहेंगे सहायक। असहायक का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सहायता करने वाला। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ सहायक का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला। सहायता करने वाला। और मैं आपसे कह दूं कि बताओ आप अगर सहायता कर रहे हो तो जिसकी सहायता करोगे आप, वो आपके लिए क्या होगा, आप सबकी सहायता करोगे कि लेकिन या किसी एक की करोगे, तो कहेंगे नहीं, जिसकी आप सहायता करोगे कोई क्या होगा, आपके लिए मुख्य होगा, कोई मुख्य होगा। अब देखो, आप मुंह उठा के तो हर किसी की तो सहायता नहीं कर सकते हो। आप जिसकी सहायता करोगे आपके लिए वो क्या होगा, तो कहेंगे मुख्य होगा, मेन होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तभी आप उसकी क्या करोगे, सहायता करोगे। अन्यथा हर किसी की आप सहायता करने वाले नहीं हो। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात तो हो गई व्यवहार में। अब बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में कौन मुख्य होगा, कौन सहायता करेगा। तो यहां पे पढ़ रहे हैं व्याकरण में भी क्या, तो कह रहे हैं क्रिया, वह क्रिया दोस्त, मेरे दोस्त, जो सहायता करे किसकी, मुख्य। यहां पे क्या लिखा है, तो कहेंगे मुख्य। तो मुख्य मतलब क्या, तो कहेंगे मुख्य क्रिया की। जो मुख्य क्रिया की सहायता करेगा वही क्या कहलाएगा, सहायक क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? वह क्रिया मेरे दोस्त जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। आइए तो बिना देर किए हम लोग लिखते हैं क्या, परिभाषा। परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो परिभाषा कहता है वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की
वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम क्या कहेंगे? सहायक क्रिया कहेंगे। किसकी? जब मुख्य क्रिया की क्या कर दे? सहायता कर दे। अब बात आती है कि जब हमारे पास मुख्य क्रिया पहले से ही थी, तो हमें आखिर सहायक क्रिया की जरूरत क्यों पड़ी? अब विडंबना है कि नहीं आपके सामने? ये समस्या के रूप में आया कि नहीं कि जब आपके पास मुख्य क्रिया आखिर है तो फिर आपको सहायक क्रिया की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों इसे सहायता लेनी पड़ी? तो मेरे दोस्त याद रखना कि कभी कभी मुख्य क्रिया अकेले वाक्य का भाव पूर्ण नहीं कर पाती या इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कभी कभी मुख्य क्रिया अकेले वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं कर पाती है, तब वहां सहायक क्रिया भाव को या वाक्य को पूर्ण करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सहायक क्रिया पूरे वाक्य के भाव को मेरे दोस्त स्पष्ट नहीं कर पाती है। और जब स्पष्ट नहीं कर पाती है तो हमारा जो है भाव क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है, अधूरा हो जाता है, क्योंकि वो भाव ही नहीं दिया। जब भाव नहीं देगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा मेरे दोस्त। ऐसे कंडीशन में वाक्य हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जब वहीं पे आ जाए क्या मेरे दोस्त? सहायक क्रिया। क्या मिल जाती है हमें? हमारे पास है सहायक क्रिया। जब इसका हम सहायता लेते हैं और सहायक क्रिया वाक्य में क्या होती है? आ जाती है। तब सहायक क्रिया वाक्य के भाव को क्या करती है? स्पष्ट कर देती है। वाक्य को क्या कर देती है? पूरा कर देती है, जिससे हमारा जो है हमारे वाक्य का भाव क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो कहेंगे सहायक क्रिया की। ये रहा आपके सामने सहायक क्रिया का परिभाषा और सहायक क्रिया की जरूरत क्यों है, ये हो गया। लेकिन आइए क्या इस बात को हम लोग चेक कर ले कि ये जो लिखा है कि कभी कभी मुख्य क्रिया अकेले वाक्य के भाव को स्पष्ट नहीं कर पाती, तब वहां सहायक क्रिया आकर वाक्य को पूर्ण करती है। इस बात को हम लोग चेक कर लिया जाए तो सबसे पहले ले हम लोग क्या? एक उदाहरण। मैं आपसे कहूं कि राम जाता है, ये क्या एक सही वाक्य है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे हाँ, ये एक सही वाक्य है। अब देखिए, इस वाक्य में से यदि मैं इसको गायब कर दूं, ये जो उदाहरण लिखा हुआ है यहां पे, तो इसमें से यदि मैं लास्ट वाले को गायब कर दूं, अब आपसे कहूं कि बताओ
ये वाक्य कैसा है? राम जाता, तो आप कहेंगे ये वाक्य तो अस्पष्ट है। जो है वाक्य कैसा है? तो कहेंगे वाक्य तो अस्पष्ट है। यहाँ पे जाना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। लेकिन मेरे दोस्त बताओ कैसी क्रिया है? तो कहेंगे ये तो मुख्य क्रिया है। कैसी क्रिया? जाना, तो कहेंगे मुख्य क्रिया है। लेकिन वाक्य के भाव को क्या स्पष्ट कर पा रही है? तो कहेंगे वाक्य के भाव को तो स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जब स्पष्ट नहीं कर पा रही है तो अब हमें जरूरत किसकी है? तो कहेंगे सहायक क्रिया की। अब हम ले लिए, मान लीजिए सहायता किसकी? सहायक क्रिया की। अब पढ़िए वाक्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो कह रहा है राम जाता है, अब वाक्य क्या है? अब वाक्य पूरा हो गया। यहाँ पे जो है लगा है, यह है कैसा है? इस कैसी क्रिया है? तो कहेंगे ये है तो सहायक क्रिया है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि वाक्य के भाव को स्पष्ट करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? तो कहेंगे सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। अब आपसे मैं कहूं कि बताओ सहायक क्रिया कौन कौन सी है, या आखिर इसका पहचान क्या है? तो लिख लीजिएगा, है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी। वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये जो शब्द आते हैं कहाँ पे? तो कहेंगे वाक्य के अंत में। वही हमारे क्या होते हैं? तो कहेंगे सहायक क्रिया। यहाँ पे राम जाता है, इस वाक्य के अंत में क्या आया? तो कहेंगे है आया है। और है क्या है? तो कहेंगे सहायक क्रिया है। तो ये रहा सहायक क्रिया, जो कि पूरी तरीके से क्या हो गया मेरे दोस्त? समाप्त हो चुका है। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ले लीजिए आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगली क्रिया की। तो अगली क्रिया जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। यदि इसको पूर्वकालिक को दोस्त हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से तोड़ दें, यदि पूर्वकालिक को हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से इसको अलग अलग भागों में तोड़ दें, तब क्या होगा? देखिए यहां पे क्या लिखा है? तो कहेंगे पूर्व। क्या लिखा है? तो कहेंगे पूर्व। यहां पे क्या लिखा है? तो कहेंगे काल। और काल जब लिख दिए तो क्या बचा? यहां पे ई की मात्रा बची, लेकिन कौन सी? तो कहेंगे छोटी ई की। तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे इक। और यहां पे क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। अब देखो, यदि हम बात करें पूर्व का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर पूर्व का मतलब तो होता है पहले। काल मतलब क्या होता है? तो कहेंगे काल मतलब होता है समय। इक मतलब क्या? तो कहेंगे की। क्रिया मतलब क्या? तो कहेंगे क्रिया। अब देखो, अब निकल के आया। अब आप यहां से परिभाषा बना सकते हो कि पहले की समय की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। यहां पे जो क्रिया होगी पूर्वकालिक को कैसे समय की होगी? तो कहेंगे पहले के समय की होगी। पहले का मतलब क्या? तो कहेंगे बाद के समय का मतलब। पहले मतलब क्या? तो कहेंगे बाद के समय का। या पहले के समय की जो क्रिया होगी वो कैसी क्रिया? तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया होगी। आइए बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा दोस्त। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको इन सब की जरूरत ही नहीं है।
तो आइए शुरू करते हैं परिभाषा की। एक मिनट रुकिए, पानी भी लेते थोड़ा सा। आइए बात करते हैं परिभाषा की। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार आए इस प्रकार आते हैं कि एक क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद एक क्रिया के समाप्त होने के बाद कह रहा है कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार आते हैं कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी वाक्य में मेरे दोस्त कितनी क्रियाएं हैं? दो क्रियाएं। एक क्रिया के समाप्त होने के बाद जैसे ही एक क्रिया समाप्त हो वैसे ही दूसरी क्रिया क्या हो जाए तो कहेंगे शुरू हो जाए। तो जो पहले समाप्त होगी क्रिया, उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। बात समझिएगा। अब देखिए, इसी को मैं शॉर्ट में बताता हूं। पूर्वकालिक क्रिया में कितनी क्रियाएं आएंगी मेरे दोस्त तो कहेंगे दो क्रियाएं। कितनी क्रियाएं तो कहेंगे क्रिया तो होगी कितनी? दो होगी। ये पहली क्रिया हो गई। ये कौन सी क्रिया तो कहेंगे दूसरी क्रिया। पहले जो आई होगी क्रिया वो क्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त होगी पहली क्रिया तब दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी तो कहेंगे दूसरी क्रिया जो होगी वो शुरू हो जाएगी। कब? जब समाप्त हो जाएगी पहली क्रिया तब दूसरी क्रिया क्या होगी? शुरू होगी। तो जो पहले समाप्त हुई क्रिया है, कौन समाप्त हो रही है इसमें तो कहेंगे पहली वाली। जो पहली वाली क्रिया समाप्त हो गई है, इसी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होंगी। पहली क्रिया समाप्त होगी तो दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। और जो पहले क्रिया समाप्त होगी उसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे उदाहरण बात करते हैं उदाहरण की, इसके बाद ट्रिक की भी बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे बात करते हैं उदाहरण की। देखिए, ये आपके पास क्या है? उदाहरण है। अरे आपके सामने
तो बात करते हैं सबसे पहले वाले उदाहरण की। क्या लिखा है? राम ने घर पहुंचकर गृह कार्य किया। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में मेरे दोस्त कितनी क्रियाएं होंगी? 2 क्रियाएं होंगी। आइए देख लेते हैं। राम ने घर पहुंचकर, पहुंचना यहां पे क्या है? तो कहेंगे पहुंचना तो क्रिया है। पहुंचना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। कौन सी क्रिया? पहली क्रिया। हमें चाहिए कितनी क्रिया? तो कहेंगे 2 क्रिया। गृह कार्य किया, किया का मतलब क्या? तो कहेंगे करना। यहां पे दूसरी क्रिया क्या है? तो इसमें आ जाएगा किया। किया मतलब क्या? तो कहेंगे करना। ये कौन सी क्रिया? तो कहेंगे दूसरी क्रिया है। अब देखो, ये तो हो गया कि पूर्वकालिक में कितनी क्रिया मेरे दोस्त? 2 क्रिया। अब आगे पढ़े थे परिभाषा में कि पहली क्रिया जब समाप्त होगी तभी दूसरी क्रिया क्या होगी? दूसरी वाली क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो राम ने घर पहुंचकर, राम जैसे ही घर पहुंचा मेरे दोस्त, उसके घर पहुंचने का समय क्या हो चुका? समाप्त हो चुका। पहुंचना, जैसे ही घर पहुंचा, पहुंचने का समय क्या हो चुका? खत्म हो चुका। पहुंच गया तो काम खत्म, पहुंचने का हुआ कि नहीं? तो राम ने घर पहुंचकर, पहुंचने के बाद पहुंचने का काम क्या हो चुका? तो कहेंगे समाप्त हो चुका। तो पहली क्रिया क्या हो गई मेरे दोस्त? तो कहेंगे समाप्त हो गई। पहली क्रिया यहां क्या हो गई? समाप्त हो गई। अगला आगे हम पढ़े थे कि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए। तो जब राम घर पहुंचा तो पहुंचने का काम उसका क्या? खत्म हो चुका। और जब पहुंचा उसके बाद क्या चालू कर दिया? गृह कार्य करना शुरू कर दिया। गृह कार्य मतलब क्या? तो कहेंगे घर का काम करना शुरू कर दिया। तो बताओ, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो चुकी मेरे दोस्त? तो कहेंगे प्रारंभ हो चुकी। जब किसी वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आए, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया क्या हो जाए? शुरू हो जाए। जो पहली क्रिया है, जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, उसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। किस क्रिया को? जो क्रिया समाप्त हो चुकी है। बात समझ में आ गई? अभी मैं जुगाड़ बताऊंगा, इतना सस्ता, देखोगे हिट कर दोगे, इतना माथा खपाने की जरूरत नहीं है। अगला उदाहरण कहता है कि माँ ने रोटी बनाकर खाना क्या किया? परसा। आपको ये अजीब लग रहा होगा, परसा का मतलब होता है परोसना। परसा का मतलब क्या? तो कहेंगे परोसना। यहां पे क्या लिखा है? बनाकर। बनाकर मतलब क्या? तो कहेंगे बनाना। बनाना क्या है? क्रिया है। मान लेते हैं इसको कौन सी क्रिया? पहली क्रिया। क्या किया? परसा। परोसना भी क्या है? तो कहेंगे परोसना तो क्रिया है मेरे दोस्त। ये कौन सी क्रिया? तो कहेंगे दूसरी वाली। अब देखो, कह रहा है मां ने रोटी बनाकर। जो है मां जब रोटी बना ली तो रोटी बनाने का काम क्या हो चुका मेरे दोस्त? कहेंगे समाप्त हो चुका। तो पहली क्रिया क्या हो चुकी? यहां पे समाप्त हो गई। जैसे ही पहली क्रिया क्या हो गई? समाप्त हो गई। जब 2 क्रिया आई है तो दूसरी क्रिया वैसे ही क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। जब माँ रोटी बना ली, रोटी बनाने का काम खत्म हो गया, वैसे ही तुरंत क्या चालू कर दी मेरे दोस्त? खाना को परोसना। तो परोसना कैसी क्रिया? तो कहेंगे दूसरी क्रिया। जब रोटी बनाने का काम खत्म, खाना परोसने का काम शुरू, तो कह सकते हैं दूसरी क्रिया क्या हो चुकी मेरे दोस्त? प्रारंभ हो चुकी। जो पहले समाप्त हो गई ये क्रिया, उसी क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला कह रहा है बिल्ली दूध पीकर भाग गई। बिल्ली दूध पीकर भाग गई। यहां पे देखिए, पीकर, पीना क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे पीना तो क्रिया है। कौन सी क्रिया? तो कहेंगे पहली क्रिया। भागना क्या है? यहां पे ये भी क्रिया है। ये कौन सी क्रिया? तो कहेंगे दूसरी क्रिया। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ आ जाए मेरे दोस्त, पहली क्रिया क्या हो चुकी हो? समाप्त। कह रहा है बिल्ली दूध पीकर। बिल्ली के दूध पीने का काम क्या हो चुका मेरे दोस्त? तो कहेंगे काम तो हो चुका समाप्त। जब समाप्त हो गया तो कह सकते हैं कि पहली क्रिया क्या हो चुकी मेरे दोस्त? समाप्त। जब एक क्रिया समाप्त हो गई तो दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी? तो कहेंगे शुरू हो जाएगी।
दूध पीने के बाद एक बिल्ली क्या की, भागना शुरू कर दी, भाग गई। और जब भागी तो भागने का काम क्या हो चुका मेरे दोस्त, तो कहेंगे प्रारंभ हो चुका। और जो पहले क्रिया समाप्त हुई है उस क्रिया को कैसी क्रिया, तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब एक बेस्ट ट्रिक लिख लीजिएगा जिसके वजह से आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे और हिट कर दोगे। तो आइए मैं आपको एक सस्ता वाला और बेहतरीन जुगाड़ बताता हूं। तो जुगाड़ लिखिएगा, जिस क्रिया के अंत में जिस क्रिया के अंत में कर लगा होता है, जिस क्रिया के अंत में मेरे दोस्त कर लगा होता है, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जिस क्रिया के अंत में क्या लगा हो मेरे दोस्त, कर लगा हो। जिस क्रिया के अंत में कर लगा होता है वह क्रिया कैसी क्रिया, तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस नियम को चेक करते हैं क्या काम करता है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन मान लो मेरे दोस्त, ये ट्रिक कभी गलत नहीं होगा। बात करते हैं किसकी, जुगाड़ की। तो ये जुगाड़ कहता है कि जिस क्रिया के अंत में कर लगा होगा वह क्रिया किसका, पूर्वकालिक क्रिया का होगा। आइए चेक कर लेते हैं इस बात को, क्या ये बात सही है। बात करते हैं सबसे पहले, यहां पे देखें कर लगा है कहीं तो कह रहा है हाँ, पहुंचना क्या है, क्रिया है, और इसमें क्या लगा है तो कहेंगे कर लगा है। कहे जिस क्रिया के अंत में क्या लगा हो, कर लगा हो। अभी पढ़े कि नहीं, जिस क्रिया के अंत में क्या लगा हो, कर लगा हो, वो क्रिया किसकी, पूर्वकालिक क्रिया की होगी। अब आपसे बताइए, कोई पूछे कि बताओ इसमें कौन सी क्रिया, तो जैसे ही देखे कर लगा है कौन सा मार दिए, पूर्वकालिक क्रिया। जहां पे भी जब किसी क्रिया के अंत में आपको कर दिख जाए मेरे दोस्त, आंख बंद कीजिए और हिट कर दीजिए कौन सा, पूर्वकालिक क्रिया। कभी गलत नहीं होगा, एक बार नहीं 1000 बार चेक कर लीजिएगा, गलत नहीं तो नहीं होगा। माँ ने रोटी बनाकर क्या आया लास्ट में, कहेंगे कर आया। जब कर आया तो यहाँ कौन सी क्रिया, तो कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया होगी। अभी बेस से पढ़े तो यही पढ़े ना। अब देखो अगला क्या लिखा है, बिल्ली दूध पीकर, लास्ट में क्या आया, कर आया। कोई पूछे यहाँ कौन सी क्रिया, तो कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कितना आसान है, इससे आसान कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं अगली क्रिया की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली क्रिया की। तो शुरू करते हैं अगली क्रिया। अगली क्रिया का नाम है नाम बोधक या नाम धातु क्रिया। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। दोनों एक ही हैं, इसको हम लोग अलग अलग दो नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि नाम बोधक या नाम धातु क्रिया के बारे में आप जानते हो, तो उससे बता देना हाँ जानते हैं।
अब बात करते हैं नाम बोधक या नाम धातु क्रिया की, तो सबसे पहले हम क्या काम करें कि इसको उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से तोड़ लें। क्या लिखा है यहाँ पे, तो कहेंगे नाम लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, तो कहेंगे बोधक लिखा है। नाम का मतलब क्या, तो कहेंगे नाम। अब बोधक का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे बोध कराने वाली। बोध कराने वाली। यहां पे क्या लिखा है, तो क्रिया। क्रिया का मतलब क्या, तो कहेंगे क्रिया। जो क्रिया नाम का बोध कराने, नाम का बोध कराने वाली क्रिया को कौन सी क्रिया बोलेंगे, तो नाम बोधक। ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे नाम धातु। क्या है यही परिभाषा है, तो नहीं मेरे दोस्त, ये परिभाषा तो मैं आपको समझने के लिए बताया हूं। अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इसके ओरिजिनल परिभाषा की। बात करते हैं इसके आखिर इसका सही परिभाषा क्या है। तो आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा, जिस क्रिया का मूल शब्द, जिस क्रिया का मूल शब्द संज्ञा या विशेषण होता है, जिस क्रिया का मूल शब्द संज्ञा या विशेषण होता है उसे नामबोधक या नाम धातु क्रिया कहते हैं, या नाम धातु क्रिया कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिस क्रिया का मूल शब्द क्या हो, या तो संज्ञा हो या फिर क्या हो, विशेषण हो, वैसे क्रिया को हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे मूल धातु या नाम बोधक क्रिया कहेंगे। यहां पे जो क्रिया बनी होगी मेरे दोस्त, किससे बनी होगी, संज्ञा या तो संज्ञा से बनी होगी, या फिर किससे, तो विशेषण शब्द से बनी होगी। इतनी बात तो तय है। तो सबसे पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चर्चा करते हैं कि आखिर संज्ञा से कोई क्रिया कैसे बन सकती है या विशेषण से कोई क्रिया कैसे बन सकती है। तो लीजिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करें उदाहरण की। तो कुछ संज्ञा के शब्द हैं और कुछ यहां पे विशेषण के शब्द हैं। हमें देखना है कि संज्ञा के शब्द से आखिर कैसे कोई क्रिया बनती है और विशेषण से कैसे कोई क्रिया बनती है। तो अभी आपके सामने यहां पे क्या है, तो कहेंगे संज्ञा है, और इस संज्ञा से हमें क्या बनाना है, तो कहेंगे इससे हमें बनाना है क्रिया। वो भी कैसी क्रिया, तो कहेंगे नाम बोधक या नाम धातु की क्रिया। अब देखिए यहां पे बात लिखा है, क्या लिखा है, तो कहेंगे बात, और बात से हमें क्रिया बनाना हो तो क्या बनेगा, बतियाना। बात से क्या बना है, तो कहेंगे बतियाना, और बतियाना आपसे पूछे कैसी क्रिया, तो कहेंगे नाम धातु क्रिया। अब बतियाना कैसी क्रिया हो गई, तो कहेंगे नाम धातु क्रिया। ये क्रिया किससे बनी है, तो संज्ञा से बनी है। इसमें संज्ञा क्या है, तो कहेंगे बात है। अब जूता क्या है, तो कहेंगे संज्ञा है, और जूता से एक क्रिया बना है जिसका नाम क्या है, तो कहेंगे जुतियाना। अब आपसे पूछे कि बताओ जुतियाना कैसी क्रिया, तो कहेंगे नाम बोधक या नाम धातु क्रिया। कितना बढ़िया है, बतियाना, जुतियाना, लतियाना, ये सब इतना आसान क्रिया कहाँ मिलेगा, इतना मजा आ रहा है। बताओ बात से क्या बना, तो कहेंगे बतियाना, अजूता से क्या बना, तो कहेंगे जुतियाना। बात करोगे तो लोग आपको क्या करेंगे, जुतिया देंगे। अब समझ जाओ किससे बात करोगे। यहाँ पे क्या आया, तो कहेंगे हाथ। हाथ क्या है, तो कहेंगे संज्ञा है। हाथ से क्या बना है, तो कहेंगे हथियाना।
हाथ से क्या बना है तो कहेंगे हथियाना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है तो कहेंगे लात लिखा है, और लात से क्या बनेगा तो कहेंगे लतियाना। जब आप किसी के सामान को हथिया लोगे मेरे दोस्त, तो अगला क्या करेगा, आपको लतिया देगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, शर्म लिखा है, तो शर्म से क्या बनेगा तो कहते हैं शर्म से बना है शर्माना। शर्म से क्या बनेगा, शर्माना। यहां पे क्या लिखा है तो कहेंगे लोभ लिखा है, लोभ क्या है, संज्ञा है। लोभ से क्या बना है तो कहेंगे लुभाना। लोभ से क्या बनेगा क्रिया तो कहेंगे लुभाना। यहां पे क्या लिखा है झूठ, तो झूठ से क्या बनेगा झुठलाना। झूठ से क्या बना है तो कहेंगे झुठियाना। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ बतियाना, जुतियाना, हथियाना, लतियाना, शर्माना, लुभाना, झुठलाना, ये कैसी क्रिया है, तो आप कहेंगे कि ये नाम धातु या नाम बोधक क्रिया है। नाम धातु या क्या, नाम बोधक क्रिया। कैसी क्रिया तो कहेंगे नाम धातु या नाम बोधक क्रिया है। ये सब क्रियाएं किससे बनी है तो कहेंगे ये सब बनी है संज्ञा से। अब देखो अभी हम परिभाषा में बात किए कि जिस क्रिया का मूल शब्द क्या हो मेरे दोस्त, संज्ञा या क्या हो, विशेषण हो। बात समझ में आया। उनसे जो क्रियाएं बनेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया। तो हम तो देख लिए संज्ञा का, अब देख लेते हैं एक दो विशेषण से। यहां पे मोटा क्या है तो कहेंगे विशेषण है। वह शब्द मेरे दोस्त जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं तो कहेंगे विशेषण बोलते हैं। विशेषण का मतलब क्या होता है तो कहेंगे खासियत। विशेषण का काम क्या होता है तो कहेंगे विशेषता बताना। विशेषता का मतलब क्या तो कहेंगे खासियत। मोटा क्या है तो कहेंगे मोटा है विशेषण, और मोटा से क्या बनेगा तो कहेंगे मोटाना। अब मोटाना कैसी क्रिया है तो कहेंगे मोटाना तो नाम धातु क्रिया है। बात करें नरम की तो नरम का क्या हो जाएगा तो कहेंगे नरमाना। नरम से क्या बना है तो कहेंगे नरमाना। नरमाना कैसी क्रिया तो कहेंगे नरमाना तो प्रणार्थक क्रिया है। नरम क्या है तो कहेंगे नरम तो विशेषण है। बात करते हैं गरम की, गरम क्या तो कहेंगे विशेषण। गरम से कोई संज्ञा बनाना हो तो क्या बनेगा तो कहेंगे गरमाना। गरमाना क्या है तो कहेंगे गरमाना तो क्रिया है। कैसी क्रिया तो कह देना नाम धातु की क्रिया या नाम बोधक क्रिया। इधर कैसी क्रिया है तो कहेंगे इधर जो है वो नाम धातु या नाम बोधक क्रिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली क्रिया की। तो सबसे पहले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों उम्मीद मैं करता हूं आपसे कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। फिर आइए आगे बात करते हैं। अब अगली क्रिया देखते हैं जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया बात करते हैं किस क्रिया की तो कहेंगे संयुक्त क्रिया की। और संयुक्त का मतलब क्या होता है तो कहेंगे संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है तो कहेंगे संयुक्त लिखा है। संयुक्त का मतलब क्या तो कहेंगे जुड़ा हुआ। आप बताओ जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए मेरे दोस्त। तो कहेंगे कि जुड़ने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए। जुड़ने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए तो कहेंगे 2 होने चाहिए। 2 क्या तो कहेंगे क्रिया।
जब दो क्रिया मेरे दोस्त आपस में एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो कहेंगे उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कब? जब दो क्रियाएं एक साथ आपस में क्या हो, जुड़ जाएं। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं किसकी? संयुक्त क्रिया की। तो परिभाषा कहता है जब दो क्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो क्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे कुछ कंडीशन की, तो कंडीशन मेरे दोस्त याद रखना कि यहाँ पे क्रियाएं कितनी होगी? दो क्रियाएं एक साथ होंगी। दो क्रिया एक साथ होंगी, एक साथ होंगी। संयुक्त क्रिया की कंडीशन याद रखिएगा मेरे दोस्त, खास बात जो आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। तो संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं क्या होंगी? एक साथ होंगी। किसी एक क्रिया को हटाने पे, या हम कह सकते हैं किसी भी क्रिया को, दो क्रिया एक साथ होंगी, इन दोनों में से किसी भी क्रिया को हटाने पर वाक्य का भाव बिगड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त आपको। संयुक्त का मतलब क्या? तो कहेंगे जुड़ा हुआ। जुड़ने के लिए कम से कम क्या चाहिए? तो कहेंगे दो होने चाहिए जुड़ने के लिए कम से कम। लेकिन क्या? तो कहेंगे यहाँ पे दो क्रिया होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं व्याकरण, इंसान तो है नहीं मेरे दोस्त। अब जब दो क्रिया होंगी आपस में, ये बात तो सही है कि अब जुड़ने के लिए कितनी क्रिया? तो कहेंगे दो क्रिया होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या कहता है हमारा? कहता है कि दो क्रिया एक साथ आनी चाहिए। जाहिर सी बात है तभी जुड़ेंगी ना, जब एक साथ आएंगी। तो दो क्रिया एक साथ आनी चाहिए। और अगला नियम कहता है कि दोनों क्रियाओं में से मेरे दोस्त किसी एक क्रिया को यदि हम हटा देते हैं तो हमारे वाक्य का भाव क्या होता है? बिगड़ जाता है। जब ऐसा स्थिति हमें दिखे कि जब दो क्रियाएं किसी वाक्य में एक साथ आए, एक को हटा दे तो क्या हो जाए? भाव बिगड़ जाए। तो समझ लेना वहां कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। कितना आसान है। अब कहेंगे आसान तो है सर जी, एग्जाम्पल दीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं उदाहरण की। देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। तो हम लोगों ने पहले नियम क्या पढ़ा? तो पढ़ा कि संयुक्त क्रिया में कितनी क्रियाएं आएंगी? दो क्रियाएं आएंगी एक साथ। किसी भी एक क्रिया को हटा दे तो वाक्य का भाव क्या होगा मेरे दोस्त? बिगड़ जाएगा। जब ऐसी स्थिति दिखे, आपसे कोई पूछे वहां पे कैसी क्रिया, तो बता देना वहां पे संयुक्त क्रिया होगी। अब देखिए बात करते हैं उदाहरण की। तो पहला उदाहरण कह रहा है बालक रोने लगा। अब यहाँ पे हम बात करें क्रिया की, तो यहाँ पे रोना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। रोना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। आपसे पूछे कैसी क्रिया, तो आप कहेंगे कि मुख्य क्रिया है। रोना क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। लेकिन कैसी क्रिया मेरे दोस्त? तो कहेंगे मुख्य क्रिया। ठीक है। अब आगे क्या लगा है? लिखा है तो कह रहा है लगा। लगा का मतलब क्या? तो कहेंगे लगना। लगना भी क्या है? तो कहेंगे क्रिया है। ये कैसी क्रिया? तो कहेंगे ये तो संयुक्त क्रिया है। क्यों है? बात आ गई कि ये संयुक्त क्रिया है। लेकिन क्यों मेरे दोस्त?
तो समझ लेना कि पहली क्रिया को दूसरी क्रिया क्या कर रही है, जोड़ रही है। और जो क्रिया जोड़ती है उसे कैसी क्रिया कहते हैं, तो कहेंगे संयुक्त क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन आप भूल जाओ संयुक्त की बात मेरे दोस्त। बस आप दिमाग में याद रखना कि संयुक्त क्रिया में कितनी क्रियाएं आएंगी, 2 क्रियाएं आएंगी एक साथ, और किसी भी एक क्रिया को हटा दे तो वाक्य का भाव क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इतनी बात तो आपने पढ़ा। तो आइए देखते हैं क्या किसी क्रिया को हटाने पे वाक्य का भाव बिगड़ता है मेरे दोस्त। हटा दीजिए बालक रोने। क्या बालक रोने? क्या पूछो, क्या वाक्य स्पष्ट हो पा रहा है? तो कहेंगे वाक्य तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो कह सकते हैं कि भाव बिगड़ गया मेरे दोस्त। तो हाँ, जैसे ही हमने लगा दिया, क्या लगा, अब पढ़िए, बालक रोने लगा, वाक्य का भाव सही है मेरे दोस्त। तो यहां कितनी क्रियाएं आई एक साथ, तो कहेंगे 2 आई, और 2 क्रियाओं में से किसी एक को हटा दे तो वाक्य का भाव क्या होगा, बिगड़ जाएगा। और जब आपसे कोई पूछे, जब 2 क्रियाएं एक साथ आए, किसी को हटाने पे वाक्य का भाव बिगड़े, आपसे पूछे कैसी क्रिया, तो बता देना वहां पे होगा संयुक्त क्रिया। इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, आई कि नहीं? अगला उदाहरण लेते हैं। कह रहा है कि बिल्ली छत से कूद गई। यहां पे कूदना क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे कूदना तो है क्रिया। मान लेते हैं कौन सी क्रिया, पहली गई। गई का मतलब क्या, तो कहेंगे जाना। जाना कैसे क्या है, तो कहेंगे क्रिया। अब बताइए कौन सी क्रिया, तो कहेंगे दूसरी क्रिया। यहाँ पे कितनी क्रिया एक साथ आई मेरे दोस्त, तो कहेंगे 2 क्रिया आई। लेकिन अब हमें चेक करना है क्या किसी को एक को हटाने पे वाक्य का भाव बिगड़ रहा है। तो आइए देखें वाक्य का भाव बिगड़ रहा है कि नहीं। हटा दीजिए, पढ़िए, बिल्ली छत से कूद। क्या बिल्ली छत से कूद, क्या वाक्य सही है, वाक्य का भाव सही है, स्पष्ट है? तो कहेंगे वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही लगाए यहाँ पे फिर से गई, तो वाक्य का भाव क्या हो गया, तो कहेंगे स्पष्ट हो गया। अब किसी एक को हटाने पे मेरे दोस्त वाक्य का भाव बिगड़ जाए तो वहां कैसी क्रिया, तो कहेंगे संयुक्त क्रिया। जब 2 क्रिया एक साथ आए और दोनों में से किसी एक क्रिया को हटाने पे वाक्य का भाव क्या हो मेरे दोस्त, बिगड़ जाए, तो वहां पे कौन सी क्रिया, संयुक्त। तुम कहां गिरे पड़े हो, यहां पे क्या है, गिरे। गिरे का मतलब क्या, तो कहेंगे गिरना। गिरना क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे क्रिया। एक क्रिया तो मिल गई हमें। यहां पे क्या लिखा है, पढ़े। पढ़े का मतलब क्या, तो कहेंगे पढ़ना। अब पढ़ना क्या है, तो कहेंगे क्रिया है। यहां कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि हो आया है, तो हो बताओ क्या है, तो हो को कह सकते हैं कि सहायक क्रिया है। क्या कर रहा है इन दोनों की, ये सहायता कर रहा है। असहायता करने वाले को कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, तुम कहां गिरे पड़े हो, यहां पे कितनी क्रिया आई वाक्य में, तो कहेंगे 2 आई। अब आपको चेक करना होगा क्या किसी एक को हटाने पे वाक्य का भाव बिगड़ रहा है, तो हटा दीजिए। यहां पे पढ़े, हटाइए, आप पढ़िए, तुम कहां गिरे हो, वाक्य का भाव सही है, तो कहेंगे हाँ सर सही तो लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि सहायक क्रिया क्या कर रही है मेरे दोस्त, सहायता कर रही है। जब ऐसी कंडीशन में सहायक क्रिया आपको लगे सहायता कर रही है, तो इसको भी गायब कर दो। अब पढ़ो, तुम कहां गिरे, क्या वाक्य का भाव सही है, तो कहेंगे कुछ लोग हाँ सर कुछ तो लग रहा है कि सही है। जब कुछ मेरे दोस्त आपको लगे तो समझ जाना वाक्य अस्पष्ट है। ये आपकी नहीं, आपके दिमाग की सोच की कमजोरी है मेरे दोस्त। तो आपको ऐसा लगे कि कि कुछ सही है, तो समझ लेना क्या है, गलत है। तुम कहां गिरे हो, गिरे, ये वाक्य क्या नहीं कर पा रहा है, भाव स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, तो कह सकते हैं वाक्य क्या है मेरे दोस्त, अस्पष्ट है। अब पढ़िए, तुम कहां गिरे पड़े, लेकिन अब हमें जरूरत क्या पड़ जाएगी, सहायक क्रिया की। तो दोनों में से किसी एक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य का भाव बिगड़ेगा दोस्त। लेकिन यहां पे दिक्कत हमें क्या कर रहा है, सहायक क्रिया, जिसके वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत। अब देखो, कह रहा है वह मेहनत करने लगा, वह मेहनत करने लगा। यहां पे देखिए, करना क्या है, तो कहेंगे करना तो है क्रिया। ये कौन सी क्रिया, तो कहेंगे पहली क्रिया। दूसरा क्या है, लगना क्या है, तो कहेंगे क्रिया है।
ये कौन सी क्रिया, तो कहेंगे दूसरी क्रिया। कितनी क्रिया एक साथ आई, तो कहेंगे दो क्रिया। अब दो में से किसी एक को हटा दे तो वाक्य का भाव क्या हो जाए, चौपट हो जाए, बिगड़ जाए। वह मेहनत करने, क्या भाव स्पष्ट है, तो कहेंगे नहीं। अब लगा दीजिए, क्या जो शब्द लगा था लगा, वह मेहनत करने लगा। अब वाक्य का भाव क्लियर है मेरे दोस्त। तो समझ आना कि जब दो क्रियाएं एक साथ आए, किसी एक को हटाए तो वाक्य का भाव क्या हो जाए, बिगड़ जाए। तो वहां पे कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं, अगली क्रिया की बात करते हैं। तो अगली क्रिया है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, यदि मैं बात करूं द्विकर्मक क्रिया की, तो सबसे पहले आप काम करो कि द्विकर्मक क्रिया को उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से क्या कर लो मेरे दोस्त, तोड़ दो। किसके हिसाब से, तो कहेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो कहेंगे द्वि लिखा है। यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे कर्म। यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे अक। यहाँ पे क्या बचा, तो कहेंगे क्रिया। ये हो गया उपसर्ग प्रत्यय के हिसाब से क्या मेरे दोस्त, तो कहेंगे अलग अलग। द्वि मतलब क्या होता है, तो कहेंगे द्वि का मतलब होता है दो। कर्म मतलब क्या, तो कहेंगे कर्म। अक मतलब की, क्रिया मतलब क्या, तो कहेंगे क्रिया। अब देखो, बात करें परिभाषा की मेरे दोस्त, तो परिभाषा कहता है जिस क्रिया के साथ अक मतलब के, जिस क्रिया के साथ दो मतलब क्या, दो, कर्म मतलब कर्म हो। जिस क्रिया के साथ कितने कर्म आए मेरे दोस्त, तो कहेंगे दो कर्म आए, वह क्रिया कैसी, तो कहेंगे द्विकर्म। सकर्मक में कितने कर्म पढ़े, एक कर्म। जिस क्रिया के साथ कर्म आएगा उसे सकर्मक, और जिस क्रिया में कर्म नहीं आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अकर्मक। और जिस क्रिया के साथ दो कर्म आ जाए उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उसे बोलते हैं द्विकर्मक। तो आइए परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा कहता है वह क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसमें कितने कर्म हो मेरे दोस्त, दो कर्म हो, उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक कहेंगे। बात करें उदाहरण की, तो आइए उदाहरण लिखते हैं। राम ने मोहन को कलम दी। अब देखिए, यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये जो वाक्य लिखा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे दी मतलब क्या, तो कहेंगे देना। देना क्या है, तो कहेंगे क्रिया है। अब आपको चाहिए क्या मेरे दोस्त, कर्म चाहिए। कर्म के लिए क्या करना होगा, तो कहेंगे कर्म के लिए हम जो है क्रिया से क्या पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न में क्या, तो कहेंगे क्या और किसको। जब क्रिया मेरे दोस्त क्या और किसको, इन दोनों का क्या दे दे, जवाब दे दे। जो जवाब होगा, वही जवाब हमारा क्या होगा, कर्म होगा। जब क्रिया से आप पूछो क्या और किसको, प्रश्न मेरे दोस्त क्या और किसको, दोनों का जवाब क्रिया दे दे, तो वही दोनों क्या कहलाएगा, तो कहेंगे कर्म कहलाएगा। पूछिए क्या दी, तो कह रहा है कि कलम दी। क्या दी, कलम दी। कलम क्या है, वाक्य का, तो कहेंगे कर्म है। किसको दी, तो कह रहा है मोहन को।
किसको दी? मोहन को। मोहन भी वाक्य का क्या है मेरे दोस्त? तो कहेंगे कर्म है। और कर्ता पता करने के लिए क्या से क्या, क्रिया से क्या पूछते हैं? तो कहेंगे कौन। आप यदि क्रिया से कौन प्रश्न करेंगे, जो जवाब आएगा वो वाक्य में क्या कहलाएगा? कर्ता। पूछिए कौन दी? तो कह रहा है राम ने। राम वाक्य का क्या मेरे दोस्त? तो कहेंगे कर्ता। तो इसमें कितने कर्म आए? तो कहेंगे 2 कर्म आए। जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म आ जाए वह वाक्य किसका? तो कहेंगे वह वाक्य तो होगा सकर्म क्रिया का। इतनी बात समझ में आ गई है मेरे दोस्त? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 5 क्रिया तो समाप्त हो चुका, बस एक क्रिया पढ़ना है अलग से, वो भी कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। अगली क्रिया हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक को अगर हम तोड़ दें वो उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? तो कहेंगे प्रेरणा मिलेगा, अर्थ मिलेगा और क्या मिलेगा? अक। प्रेरणा मतलब क्या? तो कहेंगे प्रेरणा। अर्थ मतलब अर्थ, अक मतलब देने वाली, क्रिया मतलब क्रिया। तो आइए तोड़ लेते हैं इसको उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से। क्या लिखा है? तो लिखा है यहाँ पे प्रेरणा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अर्थ हो जाएगा। क्या बचा? तो कहेंगे अक बचा। और आगे क्या बचा? तो कहेंगे क्रिया बचा है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी दोस्त। प्रेरणा का मतलब क्या? तो कहेंगे प्रेरणा। अर्थ का मतलब क्या? तो कहेंगे अर्थ। अक मतलब क्या? तो कहेंगे देने वाली। क्रिया मतलब क्या? तो कहेंगे क्रिया। प्रेरणा के अर्थ देने वाली क्रिया को कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो प्रेरणा का अर्थ दे उसे कैसी क्रिया? तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ देने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आइए परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा कहता है कि जहां कर्ता किसी कार्य को, जहां कर्ता किसी कार्य को, किसी कार्य को स्वयं न करके, स्वयं न करके करके किसी और से कराता है, किसी और से कराता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। यहाँ पे कर्ता कितने होंगे? 2 होंगे। दूसरा वाला कर्ता क्या होगा? गौण होगा। तो बात समझिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को खुद न करके किसी और के माध्यम से करवा दे और आपसे पूछे वहां पे क्रिया कौन सी है, तो बता देना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे 2 व्यक्ति होते हैं दोस्त। पहला वाला क्या होगा? जंगरचोर होगा। और दूसरा वाला क्या होगा? मेहनती होगा। जो जंगरचोर होता है वो कैसा? तो कहेंगे प्रेरणार्थक। जब आपको कोई वाक्य दिखे मेरे दोस्त और उस वाक्य में ऐसा लगे आपको कि
वहां पे दो व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति काम करवा रहा है। जब काम करवाने की बात आए तो समझ जाना वाक्य किसका है, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया का है। इतनी बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण मैं आपको फटाफट देता हूं। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आइए बात करते हैं उदाहरण की। तो उदाहरण है यहाँ पे दोस्त, देखिए लिखा है मालिक ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। मालिक यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे करता है। अब मालिक करता है, लेकिन करता है यहाँ पे स्वयं काम नहीं कर रहा है। मालिक क्या है, तो कहेंगे करता है, और करता स्वयं या खुद से काम नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त परिभाषा अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जहां करता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी और से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मेरे दोस्त यही आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ यही आप लोगों ने पढ़ा। अब देखो मालिक जो है काम करवा रहा है किससे, तो कह रहे हैं ड्राइवर से। ड्राइवर से करवा क्या रहा है, तो गाड़ी को क्या कर रहा है, चलवा रहा है। मालिक किससे काम करवा रहा है, ड्राइवर से। जब करता किसी जहां करता मेरे दोस्त किसी और से काम को करवाए, वहां पे कौन सी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहां पे देखिए चलवाना चलवाता लिखा है, लेकिन ये किससे बनाया है, चलवाना से। इसमें चलवाना क्या है, तो कहेंगे चलवाना क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो कहेंगे कैसी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो जो मेरे दोस्त प्रेरणार्थक क्रिया होगी वो हमेशा दूसरे के द्वारा संपन्न होती है। भाव किसका देगा, तो कहेंगे दूसरे का। वह क्रिया हमेशा किसके द्वारा होगी, तो दूसरे के द्वारा पूरा होती है मेरे दोस्त, खुद से नहीं। तो ये हमेशा जो प्रेरणार्थक क्रिया होगी हमेशा भाव किसका देगी, तो जो भाव देगी वो दूसरे का देगी हमेशा। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा करने का भाव किसका, तो कहेंगे दूसरे का देती है। मेरे दोस्त चलवाना क्या है, तो कहेंगे क्रिया। कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब बात आई कि कैसे प्रेरणार्थक क्रिया है, तो कह देना मेरे दोस्त भाव दूसरे से कार्य करने का दे रही है। कोई पूछे कैसे, तो बोल देना उसे चलवाना। हम खुद से करेंगे तो क्या होगा, चलाना। जब हम खुद से कोई काम करेंगे तो क्या होगा, चलाना होगा मेरे दोस्त। लेकिन जब हम किसी से चलवाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दूसरे का भाव। जहां दूसरे का भाव आए, जब दूसरे से कोई काम करवाओ मेरे दोस्त, वहां पे कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरा उदाहरण लिखा है मीना नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। मीना कपड़े खुद नहीं धोती है मेरे दोस्त, किससे धुलवा रही है, तो कहेंगे नौकरानी से। जब कोई काम खुद ना करके किसी और से मेरे दोस्त करवा दो, वहां कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। धुलवाना क्या है, तो कहेंगे क्रिया है। अब बताओ धुलोगे तो खुद से, और धुलवाओगे तो मेरे दोस्त दूसरे से। तो धुलवाना क्या है, तो कहेंगे कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कोई पूछ दे मेरे दोस्त कि कैसे, तो कह देना जब भाव दूसरे का दे दिया तो प्रेरणार्थक हो गया। क्योंकि प्रेरणार्थक का नियम कहता है जब किसी काम को खुद न करके दूसरे से करवा दो, वह कैसी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो इसके लिए एक सस्ता सा मेरे दोस्त जुगाड़ लिखना। ऐसे क्रियाओं के लिए हम लोग जो है टाइम अपना खोटा नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में, प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में वाता, वाती, वाते। प्रेरणार्थक जो क्रिया होगा मेरे दोस्त उसके अंत में क्या लगा होगा, तो ध्यान रखिएगा वाता, वाती, वाते लगा होता है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होगा उस क्रिया के अंत में क्या आएगा, वाता, वाती, वाते। जिस भी क्रिया के अंत में मेरे दोस्त आपको वाता, वाती, वाते लगा दिखे, आंख बंद करके हिट कर देना प्रेरणार्थक क्रिया। मैं गारंटी देता हूं कभी गलत नहीं होगा। आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन जाके कर लो मेरे दोस्त। देखो यहां पे क्या आया पहले वाले में, तो पहले वाले में आया है वाता, आया कि नहीं। दूसरे वाले में क्या आया है, वाती, आया कि नहीं।
और जब किसी क्रिया के अंत में वाता वाती वाते लगा हो मेरे दोस्त, तो वहां कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखो प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है मेरे दोस्त, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो ऐसे सेंटेंस मतलब वाक्य के रूप में, दूसरा जो पूछता है वो पूछता है मेरे दोस्त शब्द के रूप में। शब्द कोई दे देगा क्रिया का, पूछेगा कि बताओ यहाँ कौन सी क्रिया है। तो आइए उसका भी उदाहरण देख लेते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं कुछ शब्द क्या है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन के रूप में इस तरीके से रख दिया, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो चार विकल्प है। एक लिखा है मेरे दोस्त झूलना, झूलना, देखना, लूटना और खिलाना। आप बताइए कि इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो प्रेरणार्थक क्रिया का मैंने आपको नियम बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा दूसरे का भाव देती है। भाव किसका देगी मेरे दोस्त, कहेंगे दूसरे का भाव। जब किसी कार्य को दूसरे के माध्यम से करवाया जाएगा, काम करवाने के लिए भाव किसका, दूसरे का निकले मेरे दोस्त, वहां कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक। आइए चेक करते हैं। झूलना बात कर रहा है झूलने की, झूलना। तो बात सुनो मेरे दोस्त, इसमें कैसा भाव निकल रहा है, खुद के काम करने का कि दूसरे के काम करने का। बताओ आप झूलोगे तो खुद से झूलते हो कि दूसरे के माध्यम से। तो कहेंगे जब हम झूलते हैं तो खुद झूलते हैं, तो झूलना कैसी क्रिया, तो कहेंगे झूलना तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। देखना, अब देखो यहां पे झूलना की जगह मेरे दोस्त झुलाना लिखा होता, क्या लिखा होता, झुलाना। तो झुलाना कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्यों, क्योंकि झूलने की जब हम बात करते हैं तो खुद की बात आती है, और जब झुलाने की बात करते हैं तो किसी और को झुलाते हैं, दूसरे को। और जब दूसरे का भाव आएगा तो वहां क्रिया कैसी, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो बात कर रहा है देखना, देख आप बताओ खुद से देखते हो कि आपको दूसरा दिखाता है, तो कहेंगे नहीं, देखना तो खुद से हम देखते हैं। लेकिन हम यही कहे दिखाना, देखना कैसी क्रिया है, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। लेकिन यही कह देता है मेरे दोस्त दिखाना। तो आप बताओ देखते हो तो खुद से देखते हो, लेकिन दिखाते हो तो किसको, किसी और को। तो जब दिखाओगे तो उसमें दूसरे का भाव आएगा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ। इसीलिए दिखाना कैसी क्रिया, तो कहेंगे दिखाना तो प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन देखना खुद से देखने की बात हो रही है, और जब खुद से बात आएगी तो कौन सी क्रिया नहीं होगी, प्रेरणार्थक। कह रहा है लूटना। अब बताओ किसी चीज को लूटते हो तो खुद से लूटते हो कि दूसरे के माध्यम से, तो कहेंगे नहीं, हम तो खुद से लूटते हैं। और जब लुटाने की बात आएगा दोस्त तो क्या होगा, हम कहते हैं ना पैसा लुटाते हैं, तो दूसरे के माध्यम से हमेशा काम होगा। भाव दूसरे का आएगा कि खुद का, तो कहेंगे नहीं, दूसरे का। और जब भाव दूसरे का आएगा तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया, और भाव खुद का आया तो किसकी, तो कहेंगे प्रेरणार्थक का नहीं हो। लूटना कैसी क्रिया, प्रेरणार्थक है, तो कहेंगे नहीं, खुद से लूटने की बात आ रही है, सब खुद का भाव आएगा तो प्रेरणार्थक नहीं होगा। कह रहा है खिलाना, खाना बताओ मेरे दोस्त खुद की बात करता है, खाएंगे तो खुद से खाते हैं तो खुद का बोध, जब खिलाएंगे तो दूसरे की बात हो रही है। जहां दूसरे की बात हो जिस क्रिया में दोस्त, वो क्रिया कैसी, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। खिलाना कैसी क्रिया, तो कह देना प्रेरणार्थक क्रिया है मेरे दोस्त। अब बात समझ में आ रही होगी। अब देखो बात कर रहा है झूलने की, तो झूलना क्या प्रेरणार्थक क्रिया है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बात हो रही है खुद की। जहां खुद की बात हो वहां प्रेरणार्थक नहीं। जहां बात दूसरे की आएगी वहां क्या, कौन सा, तो कहेंगे प्रेरणार्थक। यहाँ पे कह रहा है झुलाना, झूलेंगे तो खुद से झूलते हैं, झुलाना का मतलब कौन, तो कहेंगे दूसरा झुलाएगा। और जहां दूसरे की बात आई मेरे दोस्त, वहां कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। बात यहाँ पे किसकी आ गई, तो कहेंगे दूसरे की। और जब बात दूसरे की आ गई तो यहाँ पे कैसी क्रिया, तो कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है लूटना, तो खुद से लूटने की बात आ रही है, तो यहाँ पे नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आशा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
तो जो लोग चैनल पे नए हैं पहले तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ से जाके पुराने वीडियो को देख ले। और वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं आप लोग। और इस वीडियो का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, और 1-2 दिन में शायद वीडियो को फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाए। फॉर्म भर दीजिए आप लोग, जो लोग नहीं भरे हैं अभी तक। कहेंगे कि सर अभी तो चालू ही नहीं हुआ तो हम भर कहाँ से देंगे, तो ये बात भी सही है। जब 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा कि फॉर्म को अप्लाई भर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, वंदे मातरम।